दोस्तों एक बार फिर से टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर संख्या देखेंगे 3, जिसमें आपको कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आपको सभी का आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट में बताना है। यह सारे क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपके परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। और सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, इसलिए जो भी क्वेश्चन का आंसर आपसे गलत हो जाता है उस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से देख करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए है मेजनी ने, बी है हिटलर ने, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम फर्स्ट ने। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम आपको बताए हैं पहले भी हिस्ट्री वाले चैप्टर में कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसलिए पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी और 1871 ईस्वी। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो ध्यान रखिएगा दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, इसलिए दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक हम आपको टोटल 3 क्वेश्चन बताए हैं और तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और यही तीनों नहीं बल्कि हम आपको इस लाइव सेशन में जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। कुल 40 क्वेश्चन बताएंगे और 400 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत ही झकास सेशन होगा। आज का जो यह सेशन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, हर हाल में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन है फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी और डी है 1905 ईस्वी। तो बताइए 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 3 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 ईस्वी में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया था। ठीक है, लाल सेना का गठन किसके द्वारा हुआ था बताइए। कार्ल मार्क्स के द्वारा, कि स्टालिन के द्वारा, कि ट्रोट्स्की के द्वारा, कि डी नंबर ऑप्शन है केरेंस्की के द्वारा। तो बताइए लाल सेना का गठन किसने किया था। चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा लाल सेना का गठन स्टालिन ने किया था, चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो स्टालिन ने किया था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण विद्रोह कब हुआ। ठीक है, चंपारण विद्रोह कब हुआ, कितने ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो 5वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा चंपारण विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में, इसलिए 5 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था। 1769 ईस्वी में, कि 1765 ईस्वी में, कि 1773 ईस्वी, कि 1775 ईस्वी में। तो बताइए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था, छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग आविष्कारक में इस बात को याद किए होंगे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था बताइए। जेम्स हारग्रीव्ज ने, कि जॉन के ने, कि सी नंबर ऑप्शन है क्रॉम्पटन ने, कि डी है डेवी ने। तो बताइए 7वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था, 7 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो डेवी ने किया था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, चीन में क्रांति कब हुई थी। चीन में क्रांति कितने ईस्वी में हुई बताइए। 1949 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। 8वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा चीन में क्रांति 1949 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है। चीन में क्रांति कब हुआ? 1949 ईस्वी में। जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 1950 ईस्वी में, उसके एक वर्ष पहले 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति हुआ था। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ की यंग इंडिया की बंगाली की बिहारी? तो बताइए 9वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो आप सभी लोगों को करीब करीब इसका आंसर पता होगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। 9 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर कौन सा शहर सामने आया? बताइए। ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया, बी है दिलमुन, सी है मैनचेस्टर और डी है बहरीन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया? 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10 का केमा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया नामक शहर उभर करके आया था, इसलिए 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यहाँ पर मुद्रा लिखा गया है जो कि गलत है, यहाँ पर होगा मृदा। मृदा मतलब होता है मिट्टी। तो बताइए मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में कि कर्नाटक में कि महाराष्ट्र में? तो आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से सबसे ज्यादा कहाँ है? 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि मरुस्थल कहाँ में अधिक है? राजस्थान में, इसलिए मरुस्थलीय मृदा का विकास भी राजस्थान में, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भी राजस्थान में सबसे अधिक है, इसलिए 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, बी है उत्तराखंड में, सी है हरियाणा और डी है पंजाब में। तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड में अधिक प्रचलित है। ठीक है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि सोपानी कृषि उत्तराखंड में अधिक प्रचलित है, इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जूट किस जलवायु का पौधा है? ठीक है, जूट जो होता है वह कौन से जलवायु में अधिक उगता है? ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है? शीत जलवायु का, कि शीत एवं आर्द्र दोनों का, कि उष्ण और आर्द्र जलवायु का, कि उष्ण जलवायु का? तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जूट होता है वह उष्ण और आर्द्र जलवायु में अधिक होता है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जूट कहाँ पर अधिक होता है? तो जहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु अधिक रहता है वहाँ पर जूट की पौधा अधिक उगता है, इसलिए जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन ए है चाय, बी है कहवा, सी है गन्ना और डी है तंबाकू। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कहवा, जिसको कॉफी भी बोलते हैं। ठीक है, अरेबिका कॉफी या फिर कहवा फसल की उत्तम किस्म है। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, की कार्बन मोनोऑक्साइड, की मिथाइल आइसोसाइनाइड, की सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भोपाल में जिस गैस का लीकेज हुआ था, जिस गैस का रिसाव हुआ था वह था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो दूरभाष कंप्यूटर आदि जो संयंत्र होता है उसको निर्मित करता है? स्टील उद्योग करता है, कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग करता है, कि एल्युमिनियम उद्योग करता है, कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग करता है? बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सामान है, दूरभाष इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसलिए 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही निर्मित करता है, 16 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है?
ठीक है, कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है भागलपुर की, मुंगेर की, जमुई की, साहेबगंज। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा जिला है जहां पर कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है? 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भागलपुर में कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? ऊपर में हम आपको बताए थे कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना जो कि भागलपुर में था, लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन है पूर्णिया कि सिवान कि मुजफ्फरपुर कि डी नंबर ऑप्शन है पूर्वी चंपारण। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है वह मुजफ्फरपुर में है। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का सी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने कि लेहमान ने कि गीगर ने कि रीटर ने। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेहमान ने ही उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लेहमान ने ही उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ठीक है, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ जाइए। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिशा से कि पूर्व दक्षिण दिशा से कि उत्तर पश्चिम दिशा से कि दक्षिण पश्चिम दिशा से। देखिए आप लोग जानते होंगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा होते हैं, लेकिन थोड़ा हम आपको शॉर्ट में नॉलेज दे देते हैं। जैसे देखिए यह मान लिया कि कोई ग्राफ है, ठीक है, जिसके ऊपर में होता है उत्तर दिशा। ठीक है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर दिशा जिसको नॉर्थ बोलते हैं, और नीचे होता है दक्षिण जिसको साउथ बोलते हैं। दाहिनी तरफ होता है ईस्ट और बाईं तरफ होता है वेस्ट। तो देखिए अगर इन दोनों के बीच में है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्योंकि एक तरफ वेस्ट है और एक तरफ नॉर्थ है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर ईस्ट और साउथ के बीच में है तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। और यदि साउथ और वेस्ट के बीच में है तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है, यदि हम हिंदी की बात करें तो देखिए यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर पश्चिम है, तो हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ। यह वाला जो भाग हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। अगर हम लोग इस वाले भाग की बात करेंगे तो यह हो जाएगा उत्तर पूरब दिशा। ठीक है, यदि हम लोग इसका बात करेंगे तो हो जाएगा दक्षिण पूरब दिशा, और यदि हम लोग इसका बात करेंगे हिंदी में तो यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, उत्तर पश्चिम किसे कहते हैं हम आपको अभी अभी बताएं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इस पर आपको विचार करना है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए पहला कह रहा है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। पहला कथन यही कह रहा है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा कह रहा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ठीक है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। और उसके बाद कह रहा है अगला कथन कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। ठीक है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। और उसके बाद चौथा कह रहा है कि इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पर चौथा नंबर ऑप्शन नहीं दिया है, छूट गया है शायद। तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए कि बी कि सी कि डी? पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है? तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा पहला और दूसरा कथन सही है, क्योंकि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। और यह भी आप लोग जानते होंगे कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है, इसलिए पहला और दूसरा कथन जो है वह सही है, इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे?
ठीक है, यहाँ पर 4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, बी नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी नंबर ऑप्शन है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, और डी नंबर है जेड गुड्डी। तो बताइए 22वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको पहले बता चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा 22वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जेड गुड्डी। जेड गुड्डी ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ठीक है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, कितने ईस्वी में बना, 2004 में कि 2005 में कि 2006 में कि 2007 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो 2005 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है राजा के देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी नंबर ऑप्शन है लोकतंत्र की स्थापना करना, सी नंबर ऑप्शन है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, और डी है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। सर्वदलीय सरकार मतलब कि सभी दल को मिला करके जिस सरकार की स्थापना की जाती है उसे ही कहते हैं सर्वदलीय सरकार। तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। 24 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन है मोरारजी देसाई की, जयप्रकाश नारायण की, महेंद्र सिंह टिकैत की, चौधरी चरण सिंह। तो बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत ही थे जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है, बिहार से कि उत्तर प्रदेश से, सी नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, कि डी है तमिलनाडु से। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन है 50% की, 25% की, 33% की, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में महिलाओं और पुरुषों की आरक्षण 50-50% है। ठीक है, तो महिलाओं का आरक्षण कितना है 50%, इसलिए 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे के भी हम आपको मॉडल पेपर में यह बात बता चुके हैं। चलिए बताइए कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में कि विधानसभा में कि पंचायती राज व्यवस्था में कि मंत्रिमंडल में। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में ही भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय जिसको अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसको अंग्रेजी में चीफ जस्टिस बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, संसद करता है कि उपराष्ट्रपति करता है। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के, जो भारत का सबसे ऊंचा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 30। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष में होता है कि जो भी फैसला लेना रहता है जनता खुद लेता है, लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता खुद अपना एक नेता चुनता है वोटिंग दे करके। ठीक है, और जो भी फैसला लेना रहता है जिसे जनता चुन करके भेजता है वही फैसला लेता है, मुख्य फैसला लेता है, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में लोकतंत्र के लिए अप्रत्यक्ष व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर जनता अपना नेता चुनता है और जो भी फैसला लेना रहता है वह नेता लेता है जनता के हित में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा देश है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है 31 नंबर में, अमेरिका, रूस, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों देशों में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में, पहले के परीक्षा में। ठीक है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिएगा। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी नंबर ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन है 1986, बी है 1980, सी है 1987 और डी है 1988। तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ था। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1986 ईस्वी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कितने तारीख को और कौन से महीने में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? 17 मार्च को कि 15 मार्च को कि 19 मार्च को कि 22 अप्रैल को? तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15 मार्च को। चलिए 35 नंबर कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ, मतलब कहने का मतलब हुआ कि भारत में आर्थिक सुधार कितने ईस्वी के बाद से आरंभ हुआ? ठीक है, आरंभ मतलब शुरू हुआ। तो बताइए 1991 ईस्वी से, 1990 ईस्वी से, 1992 ईस्वी से? डी नंबर ऑप्शन है 1993 ईस्वी से। तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी से आरंभ हो गया था। ठीक है, 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी से आरंभ हुआ था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, बाजार व्यवस्था का कौन सा ऐसा अंग है जो कि महत्वपूर्ण है? उपभोग है कि ब्याज है कि संपत्ति है कि जमीन है? तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग उपभोग है। ठीक है, उपभोग। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को समान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 कि 4 कि 6 कि 8? तो बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और शेष बच गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है जो कि भगवान के द्वारा दिया जाता है? प्राकृतिक मतलब होता है भगवान, जो आपदा भगवान के थ्रू आता है ऑटोमेटिक आता है, और मानव निर्मित आपदा होता है जो कि खुद मानव करता है, जैसे कोई आतंकवादी हमला हो गया वह मानव निर्मित आपदा है, कहीं विस्फोट हो जाता है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना कि बम विस्फोट कि रासायनिक दुर्घटनाएं कि भूकंप?
तो बताइए इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए, आग जब भी लगेगा तो कोई मानव ही लगाएगा, बम विस्फोट तभी होगा जब कोई मानव करेगा, रासायनिक दुर्घटना तभी होगा जब कोई मानव का गलती होगा, लेकिन भूकंप तो किसी मानव के या फिर कोई मानव की गलती से नहीं हो सकता है, इसलिए भूकंप ही है जो कि प्राकृतिक आपदा है। 38 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि वह कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, इस कारण से उस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। जापान को कि चीन को कि भारत को कि बांग्लादेश को। 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे या फिर जिनको नहीं पता है जान लीजिए कि जापान को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। वहां पर डेली भूकंप आता है, ठीक है, वहां पर दिन भर में हो सकता है कि 2 बार भी 3 बार भी भूकंप आ जाए, समझ जाइए। फिर भी जापान इतना डेवलप कंट्री है, ठीक है, इतना विकसित देश है, जबकि वहां पर डेली भूकंप आता है। और भारत जैसे देश में एक दिन भूकंप आता है तो कितना जान माल का क्षति होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण नदियों में बाढ़ आता रहता है। जल की अधिकता, जल अधिक हो जाता है जिसके कारण बाढ़ आता है, कि बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, जो नदी का तलहटी रहता है उसमें जो गाद जम जाता है, ठीक है, जिसको बोलचाल की भाषा में कादो बोलते हैं, तो यदि गाद जम जाता है इसके कारण आता है बाढ़, कि सी है वर्षा की अधिकता की वर्षा अधिक हो जाती है, कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 40 का बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कि नदी की तलहटी में अवसाद का जमना, ठीक है, इसके कारण ही नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है और बाढ़ की समस्या बन जाती है। इसलिए नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, कि नदी के तलहटी में अवसाद का जमना। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, कुल यही 40 क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। एक एक क्वेश्चन जो हम आपको बताए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से रट जाइएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आगे भी वीडियो आपको मिलते रहे जो कि आपके लिए बहुत अधिक यूजफुल हो। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।